गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे? बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर अपना राजस्थान का भूगोल है वो चल रहा था। राजस्थान के भूगोल में क्या है, अपना वनों का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे। वनों के वर्गीकरण के अंदर क्या है, अपन वैसे तो बांटा गया राजस्थान के वनों को 7 भागों में, लेकिन 2 वनों को एक साथ में वर्णन कर दिया गया, इसलिए 6 पार्ट हैं। वो ही क्या है, मिश्रा जी विद्वान है, उन्होंने बताया कि 6 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। जिसमें से अपन ने क्या है, कल जो अपना टॉपिक चला था, कल अपना जो पीरियड था उसके अंदर अपन ने वनों का क्या है, 4 प्रकार के वन है वो अपन ने पढ़ लिए थे। जिसमें अपना लास्ट टॉपिक था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की विशेषताएं हैं। लास्ट में अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें अपना वनों के वर्गीकरण के अंदर क्या है, वनों के प्रकारों में अपना उष्णकटिबंधीय जो वन थे उनकी विशेषताएं चल रही थी। उष्णकटिबंधीय वनों की अगर विशेषता के रूप में देखते हैं तो वहां पे जो वर्षा है वो कितनी पाई जाती है, 250 से 500 मिलीमीटर। ठीक है, ये वहां पे क्या है, बरसात है वो होती है। इसी कारण वहां पे क्या है, उस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, आपका वनों का विकास है वो भी क्या हो पाता है, कम हो पाता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, वनस्पति है वो क्या पाई जाएगी, कटीली झाड़ियों के रूप में व कहीं कहीं वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, अगर इस क्षेत्र के आधार पे अगर अपन देखते हैं कि इन क्षेत्रों में आपके जो जिले हैं वो कौन कौन से सम्मिलित किए गए, तो इनके अंदर आपका जोधपुर है, बीकानेर है, सीकर है, अजमेर है, जयपुर है, दौसा है, झुंझुनू है। ये क्या है, आपके इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपके क्षेत्र है वो मिलते हैं। इसी आधार पे क्या है, वनों के वर्गीकरण में आपके जैसे मान लो यहाँ पे के जो वन है वो आपके कौन कौन से मिलते हैं, जैसे खेजड़ी है, रोहिड़ा है, लिख देती हूँ थोड़ा, खेजड़ी, रोहिड़ा, कैर, बैर, आपका कैर बैर, नागफनी, ये जो क्या है वृक्ष हैं वो मिलते हैं। इन वृक्षों की अगर विशेषता के रूप में देखते हैं तो इन वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं वो तो क्या होती हैं, पत्तियां हैं वो क्या होती हैं, छोटी छोटी पाई जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, जड़ें होती हैं वो काफी गहराई में मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, क्योंकि जो पानी है, पानी की जो सतह है, ऊपरी सतह पे उनको क्या है, पानी है वो कम प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि मौसमी जैसे ही बरसात ऋतु आती है उसी टाइम क्या होती है, बरसात होती है, तो पानी जो होता है बरसात के टाइम में वो क्या है, धरातल के अंदर, भूमि के गर्त के अंदर, भूमि तल के अंदर क्या हो जाता है, रिस लिया जाता है, जिसके कारण बाकी जो आपका शीत ऋतु होता है, वसंत ऋतु होता है, वहां पे आपकी क्या है, बरसात नहीं हो पाती है, जिसके कारण यहाँ की जो वनस्पति होती है वो भूमि के अंदर, उनकी जो जड़ें होती है वो काफी गहराई के अंदर होती हैं। इनका तना होता है वो क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। इनके जैसे आपने खेजड़ी देखी होगी, रोहिड़ा देखा होगा, कैर, बबूल, ये जो पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, इनके तने होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। तो ये क्या है, इन पेड़ों की विशेषता के रूप में अपन को देखने को मिलती है। आगे अगर अपन बात करते हैं
तो दूसरा जो वन है यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। अगला जो वृक्ष है अपना वो है नदी तट वन। नदी तट वाले वन, कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? वनस्पति के प्रकार। ठीक है, वनस्पति के प्रकार में नदी तट वाले वन। नदी तट वाले वनों की अगर बात की जाए तो राजस्थान में क्या है, बरसात की कमी होने की वजह से यहाँ पे क्या है, नदियों का बहाव है वो कम पाया जाता है। यानी कि नदी है वो क्या होती है, आपकी मौसम के अनुसार ही बहती है। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आपकी जो गर्मी की ऋतु आती है, आपकी वर्षा ऋतु जो आती है, वर्षा ऋतु के अंदर ही क्या होती है, छोटी मोटी जो नदियां होती है उन्हीं से क्या होता है, पानी का बहाव होता है। तो इन क्षेत्रों के अंदर खासकर अगर देखी जाए तो आपके राजस्थान के अंदर लूनी नदी है। लूनी और उसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो ये जो लूनी और उसकी सहायक नदियों के आसपास वाले किनारों के ऊपर क्या हो जाते हैं, आपके वन हैं वो पाए जाते हैं। यानी किनारे वाले जहां से नदी बहती है, नदी के बहने के आधा किलोमीटर से 2 किलोमीटर के अंदर क्या होती है, आपके किनारों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। तो इन वनों की अगर विशेषता के रूप में देखा जाए तो इन वनों की विशेषता क्या है, अधिकांशतः ये मौसमी नदियों के अंदर ही क्या है, कभी कभार क्या हो जाती है, अच्छी बरसात हो जाती है जिसके कारण नदियां हैं वो बहने लग जाती हैं और क्या होता है, कभी कभी क्या होने लग जाती है, बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो जाती है। जैसे 2006 में बाड़मेर में कभी बाड़मेर जो जिला है उसमें क्या है, कभी बरसात मतलब बरसात बहुत कम वाला क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र जो माना जाता है, लेकिन 2006 के अंदर क्या हो गया था, बाड़मेर जिले के अंदर भी क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी। तो इस तरीके से क्या है, कभी कभार राजस्थान के अंदर वैसे तो पानी की बहुत कमी है, लेकिन वर्षा ऋतु जब होती है तो वर्षा ऋतु के होने की वजह से कई नदियां हैं जो क्या होने लग जाती है, बहती हैं। जैसे आपकी एक लूनी नदी है, लूनी नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो उसकी सहायक नदियों के साथ आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपकी 2 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी होती है वहां आसपास में क्या होते हैं, वन पाए जाते हैं। और उसी क्षेत्र के अंदर आप अगर बात करते हैं अरावली क्षेत्र की, जो अरावली का पूर्वी क्षेत्र है, जैसे अरावली है वो इस तरीके से फैली हुई है, ठीक है, इस तरीके से फैली हुई है। तो अरावली का ये तो कौन सा भाग हो गया, पश्चिमी भाग हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, पूर्वी भाग हो गया। तो अरावली के पूर्वी भाग के अंदर क्या है आपका, जैसे यहां से आपका क्या है, इधर की साइड अगर देखा जाए ये आपका कौन सा है, पूर्वी भाग, और ये पश्चिमी भाग है। तो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे आपका माउंट आबू वाला क्षेत्र है, माउंट आबू वाले क्षेत्र के अंदर क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के क्या है, बीचों बीच से आपकी क्या है, लूनी नदी का प्रवाह होता है। लूनी नदी के प्रवाह होने के साथ साथ अरावली पर्वतमाला जो निकलती है उसके पश्चिमी भाग में ना होकर पूर्वी भाग के अंदर क्या होती हैं, आपकी नदी तटीय वन है वो मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर वनों की बात की जाए इस क्षेत्र के अंदर तो आपके वन है वो कौन कौन से वन, जैसे पीपल, बड़, शीशम, ढाक, पलास और बबूल, महुआ, रोहिड़ा, आंवला और गुलर, सेमल आदि क्या है, वृक्ष है वो पाए जाते हैं। और ये जो किस वजह से, आपके पश्चिमी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान के अंदर क्या है, लूनी नदी बेसिन की वजह से क्या है, वनस्पति है उसका वनस्पति है वो पाई जाती है। और इसी क्षेत्र के आसपास आपकी क्या है, आपकी वनस्पति है वो देखने को मिलती है। तो इसकी विशेषता के रूप में थोड़ा बता देती हूँ। जैसे नदियों के तटीय भागों में व नदी के बेसिन क्षेत्रों में
क्षेत्रों में यह वन मिलते हैं। इनकी मुख्य विशेषता क्या है? इन वनों की मुख्य विशेषता यह है कि ये वन मौसमी या मौसम के अनुसार बहने वाली नदियों में जैसे मुख्य नदी लूनी व उसकी सहायक नदियों के किनारे ये वन मिलते हैं। और कभी कभी इन वनों की वजह से क्या है, कभी कभी इस नदी की वजह से कई क्षेत्रों में बाढ़ भी आ जाती है। मुख्य क्षेत्र जैसे अरावली के पूर्वी भाग व नदी तटों पर 2 किलोमीटर वाले क्षेत्रों में ये वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, नदी के देखो नाम से पता चल रहा है नदी के तट वाले वन। तो इन वनों की अगर मुख्य विशेषता अगर अपन देखते हैं तो इन वनों की मुख्य विशेषता के रूप में क्या है, ये वन कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं, नदी के तट वाले क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं। और इन वनों के अंदर क्या है, आपके कांटेदार वृक्ष, बड़ी झाड़ियां और मानसूनी प्रकार के वन भी मिलते हैं। इन वनों की अगर विशेषता के रूप में और अगर विशेषता देखी जाए तो इन वनों के अंदर आपके कौन से वृक्ष मिलेंगे, इसमें इस क्षेत्र में मानसूनी व कांटेदार झाड़ियों के रूप में वृक्ष मिलते हैं। वृक्षों की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर जैसे आपका पीपल, बड़, शीशम, महुआ, आम, शीशम, आम, महुआ, आपका और आपका आंवला, सेम, गुल्लर, आंवला, सेब, गुल्लर,
गुल्लर, रोहिड़ा आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि पहले तो क्या हो गया, इस क्षेत्र के अंदर आपके, इसी क्षेत्र के अंदर नदियों के तट और आपके कौन से जो अरावली का पूर्वी भाग है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, मुख्यतः ये वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। दूसरी अगर इसकी विशेषता देखी जाए तो ये मुख्यतः क्या है, मौसमी और मौसम के अनुसार जो नदियां आती हैं उन नदियों के प्रवाहित होने की वजह से उनके किनारे वाले क्षेत्रों के अंदर 2 किलोमीटर वाले क्षेत्र के अंदर 2 किलोमीटर लिखा भी था, 2 किलोमीटर के अंदर क्या है, ये वृक्ष है वो नदी के तटों के पास में मिलते हैं। अगर इन क्षेत्रों के अंदर बात की जाए वृक्षों की तो कौन कौन से वृक्ष, मानसूनी वृक्ष, कांटेदार वृक्ष और झाड़ियां, ये वृक्ष इसके अंदर मिलते हैं। मुख्यतः पीपल, बड़, शीशम, महुआ, आम, आंवला, सेम, गुल्लर, रोहिड़ा आदि वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। तो आपके कौन से वन हो गए, नदी तट वाले वन। दूसरा एक लास्ट जो बच गया आपका शुष्क वन। शुष्क वनों की अगर बात करते हैं, शुष्क वनों के रूप में लास्ट वन है उसके प्रकार। कौन से वन, शुष्क वन, लास्ट वन। ठीक है, शुष्क वनों के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बरसात होती है वो क्या है, 250 मिलीमीटर बरसात है वो होती है। इसी क्षेत्र के अंदर अगर बात की जाए आपके वनों के साथ साथ तो यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर आपका बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाले जिले हैं, यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है वो कौन सा एरिया आ जाएगा आपका, शुष्क क्षेत्रों वाला। और सबसे कम जो बरसात होती है वो क्या है, आपके शुष्क वनों के अंदर ही होती है। इस क्षेत्र की अगर जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पे जलवायु है वो भी कैसी पाई जाती है, शुष्क पाई जाती है। इसकी विशेषता के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वनस्पति होती है वो क्या है, झाड़ियों युक्त ही मानी जाती है, झाड़ियों युक्त मानी जाती है। इसी के अंदर आपके कटीले वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपकी वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है। इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपके सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है। इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, आपके इस क्षेत्र का जो भाग है वो आपका, इस क्षेत्र में वनस्पति है वो बहुत कम देखने को मिलती है। इसी क्षेत्र के अंदर अगर बात की जाए वृक्षों की तो खेजड़ी वृक्ष, रोहिड़ा है, बेर है, कैर है, थोर है, ये जो वृक्ष है वो झाड़ियों के रूप में मिलते हैं। इन वनों का क्या है, शुष्क अत्यधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये जो वृक्ष होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। साथ ही में क्या है, इस क्षेत्र के अंदर अगर बात की जाए आपके खेजड़ी की, तो खेजड़ी की जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं वो जो झाड़ियों का जो चारा होता है वो, साथ में जो छोटी घास होती है वो क्या है, पशुओं के लिए चारागाह के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। और इसी क्षेत्र के अंदर आपकी जो खेजड़ी है, खेजड़ी जो वृक्ष है वो आपका क्या है, कल्प वृक्ष माना जाता है, कल्प वृक्ष माना जाता है। तो ये क्या है, इसी क्षेत्र के अंदर आपका क्या है, खेजड़ी का वृक्ष है वो सबसे ज्यादा मिलता है। तो इसकी विशेषताएं हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इस क्षेत्र में वर्षा, वर्षा कितनी होती है, 250 मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, 250 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है,
दूसरी बात करते हैं कि ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, या विस्तार है वो कौन से क्षेत्रों के अंदर है, कौन से जिलों में ये आते हैं। तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाले क्षेत्रों में एक आपका चूरू भी आएगा। चूरू वाले क्षेत्रों में ये वृक्ष मिलते हैं। ठीक है। दूसरी अगर इस क्षेत्र में बात की जाए वृक्षों की, तो वृक्ष है वो कैसे पाए जाते हैं। वृक्ष क्या है, कांटेदार वृक्ष व झाड़ियां मिलती है, लेकिन इनका भी आर्थिक महत्व माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो जैसे मान लो वृक्ष के नाम, वृक्षों में आपका खेजड़ी व झाड़ियों की पत्तियां पशुओं के लिए चारा गाह के रूप में काम में ली जाती है। साथ ही में इन क्षेत्रों के अंदर अगर बात की जाए वृक्षों की, तो इस क्षेत्र के अंदर आपके वृक्ष है वो खेजड़ी, बेर वृक्ष, खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर आदि वृक्ष मिलते हैं। ठीक है। यानी कि शुष्क वनों की अगर बात की जाए, तो शुष्क जो वन है वो आपके कौन कौन सी विशेषता है वो देखने को मिलती है। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। और राजस्थान में वैधानिक स्तर पर वनों के लिए कुछ मंडल बनाए गए हैं, और उन मंडलों के आधार पे क्या है, उस क्षेत्र के अंदर आपके अलग अलग मंडल आते हैं। जैसे मान लो जयपुर है, जयपुर मंडल जो है उसके अंदर आपके कौन कौन से जिले लगते हैं, जैसे सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर है, दौसा है, पश्चिमी सवाई माधोपुर है। तो जयपुर मंडल के अंदर आपके क्या है, ये क्षेत्र है वो सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर वैधानिक रूप से क्या बनाए गए, वनों के लिए मंडल बनाए गए। तो दो चार मंडल है वो बता देती हूं आपको। जैसे जयपुर मंडल है, वैधानिक रूप से किस क्षेत्र में, वनों के क्षेत्र में वैधानिक स्तर पर मंडल बनाए गए, और उसी क्षेत्र के आधार पर वहां पे वनों का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। वैधानिक मंडल बनाए गए। पहला जयपुर मंडल, इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे सीकर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर, का पश्चिमी भाग। ठीक है। ये क्षेत्र है किस मंडल के अंदर आते हैं, आपके जयपुर मंडल के अंदर सम्मिलित
किए जाते हैं। उसके बाद में आपका है जैसे सिरोही, तो सिरोही मंडल के अंदर सिर्फ आपका क्या है, सिरोही मंडल, तो सिरोही में सिरोही जिला ही सिर्फ सम्मिलित है। ठीक है, ऐसे ही बांसवाड़ा, मंडल, बांसवाड़ा मंडल में अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा मंडल के अंदर आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग है। बांसवाड़ा के अंदर आपके बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर वाले जिलों का दक्षिणी भाग आता है। ठीक है, आगे अगर और मंडल की बात करते हैं, जैसे उदयपुर मंडल है, उदयपुर में आपका उदयपुर और राजसमंद आता है। उदयपुर मंडल, इसमें आपका राजसमंद व उदयपुर जिला आता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, 33 जिलों में से आपके अलग अलग मंडल है वो बना दिए गए। झालावाड़ है, झालावाड़ मंडल के अंदर सिर्फ झालावाड़ को ही सम्मिलित किया गया, झालावाड़ मंडल, तो झालावाड़ में झालावाड़ जिले को ही सम्मिलित किया गया। ठीक है, इस तरीके से क्या है आपके अलग अलग मंडल बनाए गए। बूंदी मंडल के अंदर आपका बूंदी मंडल में बूंदी जिला। ठीक है, इस तरीके से क्या है वैधानिक आधार के ऊपर क्या है वनों से संबंधित अलग अलग मंडल बना दिए गए। और उन क्षेत्र के अंदर, ये कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन, शुष्क वनों के अंदर क्या है वैधानिक मंडल है वो बनाए गए, जिस आधार पे क्या है वनों का वर्गीकरण है। वनों के लिए निम्न प्रकार के मंडल है वो बनाए गए। तो इस तरीके से क्या है राजस्थान के जो वन है उनका वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया कि इन वनों की जो विशेषताएं हैं, विशेषता के क्षेत्र साथ में आपके कौन से राज्यों कौन से जिलों के अंदर पड़ते हैं, कितनी बरसात होती है, ये सारी विशेषताएं क्या है अपन वनों के बारे में पढ़ेंगे। आज अपना छोटा सा एक और टॉपिक है वनों का आर्थिक महत्व। वनों के आर्थिक महत्व की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली क्या है अपन 6th क्लास से या अपन क्या है 3rd 4th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वनों का महत्व है वो क्या है मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। चाहे वो आर्थिक महत्व हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे मान लो अगर अब बिना जैसे प्राकृतिक जो वनस्पति है उसको अगर अपन नॉर्मली खड़े होके देखते हैं तो चारों तरफ अगर हरियाली होती है तो वो क्या है सबको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। कि आर्थिक महत्व की अगर बात चल रही है आपका आर्थिक क्षेत्र में तो सबसे पहले नॉर्मल सी बात है कि प्रकृति के अंदर मानव है वो रह रहा है और हर मानव को क्या होता है हरियाली है, चारों तरफ जो हरे भरे खेत होते हैं, शुद्ध हवा होती है, वो क्या है सबको अच्छी लगती है। तो इस तरीके से क्या है वनों का जो महत्व है, महत्व के साथ साथ अपन इसको लाभ भी बोल सकते हैं कि वनों से कौन कौन से प्रकार के लाभ हैं वो मानव को प्राप्त होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहे हैं चाहे अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहे हैं। तो वनों के लिए क्या कहा जाता है कि वनों से अनेक प्रकार के जो महत्व है, वनों से जो लाभ है वो क्या है अनेक प्रकार से मिलता है। वनों के लिए देखो एक अपन पुराणों के अंदर अग्नि पुराण के अंदर कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। अग्नि पुराण के अंदर, अग्नि पुराण में कहा गया कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर
होता है। देखो इसकी सह विस्तार अगर व्याख्या करते हैं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। छोटे से शब्दों में एक बता देती हूँ कि एक वृक्ष के लिए कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर है। जैसे मान लो किसी भी स्त्री के, किसी भी मतलब इंसान के अगर 10 पुत्र हैं तो उनको अगर पाल पोस कर बड़ा किया जाता है और लास्ट में क्या होता है, आज की जो परिस्थितियां हैं वो देखने को मिल रही हैं कि कोई भी क्या है जैसे वृद्धावस्था में हो जाता है तो उसका पालन पोषण करने में हर इंसान को क्या है कष्ट महसूस हो रहा है कि मतलब जो 100% में से 25% ही लोग ऐसे हैं जो क्या है बूढ़े माँ बाप की या बूढ़े वृद्ध लोगों की क्या है सेवा करते हैं। तो उसी आधार पे अगर देखा जाए तो क्या है एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है कि यानी कि एक जो वृक्ष होता है उसको पालने में यानी कि बड़ा करने में कितना समय लगता है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 वर्ष, ठीक है वर्ष। और वो क्या है काफी सालों तक फिर अपन को क्या देता रहता है, लाभ देता रहता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपका क्या होता है कि मतलब जो पुत्र की अगर बात चल रही है तो उनको पाल पोस कर बड़े करने में काफी समय लगता है। मतलब उसको जब मतलब कमाने के लायक जब वो हो जाते हैं 20 से 25 साल, किसी की क्या है 25 से 30 साल की उम्र में क्या होता है वर्ष में क्या लगती है नौकरी लगती है। तो ये क्या है काफी वर्ष हो जाता है। लेकिन जो वृक्ष, एक वृक्ष की अगर बात करते हैं तो एक वृक्ष होता है उसको बड़े होने में आपके क्या है 2 से 5 वर्ष का समय लगता है। और फिर वो उसकी जो टहनियां होती है, उसका तना जो होता है वो क्या होता है चारों तरफ उसकी टहनियां है वो फैल जाती हैं। तो उसके लिए कहा जाता है कि वृक्ष है वो सबसे पहले क्या है मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या प्रदान करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, वृक्षों से क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और ये वृक्ष क्या है वातावरण को शुद्ध रखने के लिए कौन सी वायु ग्रहण करते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड, जो प्रदूषण को कम करती है। तो 2 रीजन हो गए क्या है, एक तो अपन मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस प्रदान कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। और प्रदूषण को घटाने के लिए कौन सी ऑक्सीजन गैस है वो ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से क्या है मनुष्य के लिए, मनुष्य जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मतलब चारों तरफ जो फैली हुई है तो इसके रूप में, प्रदूषण के रूप में, तो क्या है मनुष्य की जो तुलना की गई है वृक्ष से, तो इस तरीके से वृक्ष जो होता है वो क्या है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में क्या है लाभ पहुंचाता है। किस तरीके से, अब प्रत्यक्ष रूप में तो देख लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप में जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, वर्षा है, सौंदर्य है, सौंदर्य बढ़ाता है वातावरण के अंदर। और अनेक प्रकार के जो हैं इमारती लकड़ी, ठीक है, इमारती लकड़ी है, आपके जो कोयला बनाया जाता है, कोयले से क्या है उद्योग धंधे, सबसे पहले जो कोयले का जो प्रयोग किया जाता था वो क्या है ट्रेन को चलाने में, उद्योग धंधा से जो ऊर्जा जो प्राप्त की जाती थी वो किससे प्राप्त होती थी, कोयले से प्राप्त होती थी। तो इस तरीके से क्या है इमारती लकड़ियों के रूप में भी क्या है वनों का योगदान है वो माना जाता है। इसी के साथ साथ में जैसे आपके वनों से प्राप्त होने वाले बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे आपकी क्या है वन के साथ साथ अगर बात की जाए आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वनों के द्वारा, वनों से जो नमी होती है, वनों में जो नमी होती है वो क्या है आर्द्रता बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि जब वन होते हैं हरे भरे होते हैं उनके अंदर नमी की मात्रा होती है, तो जिस क्षेत्र के अंदर जो वृक्ष है वो ज्यादा होंगे तो उस क्षेत्र की जो आर्द्रता होगी, उस क्षेत्र के अंदर जो नमी होगी वो ज्यादा पाई जाती है। इसी के साथ क्या है वर्षा कराने में, बाढ़ को रोकने के अंदर क्या है, देखो दोनों ही सम्मिलित रूप से बता रहे हैं। बाढ़ को रोकने में भी क्या है ये लाभदायक है कि जैसे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं तो वहां पे
पे जब अचानक बाढ़ आ जाती है तो पानी के बहाव को और मिट्टी के बहाव को क्या है, कम कर देता है, मतलब रोकने की कोशिश करता है। उसके आसपास में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो पानी के बहाव को क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो इसी अकॉर्डिंग मिट्टी को रोके रखती हैं। तो बाढ़ के बहाव को क्या करती है, ये कम करती है। वायु जब तेज गति से चलती है तो वायु मिट्टी को भी क्या है, ये रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मिट्टी है वो क्या है, जड़ों में फंसी हुई होती है, जड़ मिट्टी को रोके हुए हो रहते हैं, जिस कारण से क्या है, अनेक प्रकार के अपन को लाभ प्राप्त कराते हैं। मिट्टी के अपरदन को रोकने में काम आती है। और जो वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं, जैसे पतझड़ जब आती है तो पतझड़ में क्या होती है, उनकी पत्तियां हो जाती हैं, वो गिर जाती हैं, मतलब नई पत्तियां उनके ऊपर आती हैं, पुरानी पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के कारण मृदा के अंदर क्या है, ये खाद का काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये खाद के रूप में भी क्या है, अपन को लाभ पहुंचाते हैं। साथ ही में क्या है, ये पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, वनों के अंदर क्या होती है, आपकी नमी होती है, वो क्या है, आपके इस तरीके से नमी है वो क्या है, आपकी आर्द्रता को बढ़ाए रखती है। तो इस तरीके से क्या है, आपके वनों के अनेक प्रकार के जो लाभ हैं वो अपन को प्राप्त होते हैं। इसके अंदर क्या है, वनों की मुख्य उपजें होती हैं, जैसे आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप के अंदर क्या है, वनों को दो भागों के अंदर बांटा गया है। यानी कि वनों की अगर बात करते हैं तो वनों से अपन को क्या है, इमारती लकड़ियां और जो लकड़ी जो प्राप्त होती है वो क्या है, आपको कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए, जैसे आपका कोयला निकाला जाता है तो वो आपका क्या है, उद्योगों में काम आता है। ठीक है, जो कोई भी उद्योग धंधा स्थापित किया जाता है तो उद्योगों में क्या है, आपका जो इमारती लकड़ी है उससे जो बनने वाला जो कोयला है वो क्या है, इसमें काम में आता है। तो इस तरीके से आपका क्या है, दो तरीके से वनों को विभाजित किया गया है, वनों की मुख्य उपजे और दूसरा है आपका वनों की गौण उपजे। ठीक है, मुख्य उपजों के अंदर क्या है, आपकी इमारती लकड़ियों को सम्मिलित किया गया है, और जो गौण है उसके अंदर आपके क्या है, अनेक प्रकार के वनों से प्राप्त होने वाले, जैसे जो शहद, जो मोम जो होता है वो जो शहद और मोम जो बनाया जाता है, आपका शहद और मोम जो बनाया जाता है वो भी आपकी, जैसे जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है वो क्या है, पेड़ों के ऊपर ही लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से क्या है, आपके अनेक प्रकार की जो अपन को लाभ जो मिलता है वनों से, उसी के अंदर जैसे बांस है, बांस के जो लकड़ियां हैं, चटाई जो बनाई जाती हैं वो बांस की लकड़ियों से, और जो बांस के जो खंबे होते हैं वहां पे जैसे कोई भी इमारत बनानी है, मकान बनाने हैं तो भी बांस की लकड़ियों को काम में लेते हैं। तो बांस की लकड़ियां हैं। इस तरीके से आपके क्या है, कत्था है, कत्थे की जो कत्था तैयार करते हैं तो उसके अंदर भी क्या है, आपकी जो कत्थे का जो वृक्ष होता है उसके जो तने का आंतरिक जो भाग होता है उसको काट कर क्या किया जाता है, कत्था तैयार किया जाता है, उसको काट कर उबाल कर क्या है, कत्था बनाया जाता है। उसी के साथ साथ आपका सुगंधित जो घास जो होती है, जो आपके राजस्थान के अंदर सुगंधित जो घास होती है उससे क्या है, अनेक प्रकार के तेल है, सुगंधित तेल है, इत्र है, और जो कुल्लर है, जो कुल्लर जो होता है अपने गर्मियों के अंदर जो उनकी जो जाली, कुल्लर के अंदर जो जालियां लगाई जाती हैं उसको जो टाट बोला जाता है, टाटिया जो बोला जाता है, वो जो लगाया जाता है कुल्लर की जालियों के अंदर, जिससे क्या है, रूम है वो ठंडा हो जाता है। तो वो सारी चीजें क्या है, किससे बनती है, आपकी वृक्षों के अंदर जो छोटी राजस्थान के अंदर जो छोटी छोटी घास जो मिलती है उनके द्वारा क्या है, आपकी सुगंधित घास के द्वारा आपके अनेक प्रकार के पदार्थ हैं वो तैयार किए जाते हैं। इसी के साथ में क्या है, आपका जो गोंद होता है, वृक्षों के ऊपर क्या है, चिपचिपा जो पदार्थ होता है, जब वो क्या है निकलता है और सूख जाता है तब उसको क्या है, एक साथ में उसको निकालकर क्या है, काम में लिया जाता है।
साथ में क्या है, तेंदू के जो पत्ते होते हैं उनसे क्या होती है, जो आपकी बीड़ी जो बनाई जाती है दक्षिणी राजस्थान के अंदर, जैसे आपका बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और कोटा, अजमेर, इन क्षेत्रों के अंदर क्या होते हैं, तेंदू के जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियों से क्या है जो उद्योग स्थापित किया जाता है। तंबाकू को लपेटकर अंदर क्या है जो पत्तियां जो होती हैं उनके अंदर तंबाकू डाल दिया जाता है और उनसे क्या है बीड़ी उद्योग का जो उद्योग लगाया जाता है। उसी के साथ साथ आपका महुआ है, महुआ का जो वृक्ष होता है उससे क्या होती है आपकी खाने योग्य जो तेल होता है, देसी शराब है, वो इसमें बनाया जाता है, उद्योग स्थापित किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपके उद्योगों के साथ साथ में अनेक प्रकार के आर्थिक महत्व वो भी क्या है वनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो और उसी के साथ में जैसे आंवला है, आंवले के वृक्ष से क्या है अनेक प्रकार की जो आपका चमड़ा होता है उसको क्या किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है। तो सबसे अधिक चमड़ा उद्योग के अंदर आंवले का जो वृक्ष होता है, आंवले का जो वृक्ष होता है उसकी छाल को काम में लिया जाता है चमड़ा उद्योग में। चमड़ा उद्योग के अंदर किसको काम में लिया जाता है, आंवला जो वृक्ष होता है उसकी छाल को, उसकी जड़ों को काम में लिया जाता है चमड़ा उद्योग के अंदर। तो इस तरीके से क्या है वनों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में क्या है महत्व है वो देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।